गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई तरह की प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो खास तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा या न्यूट्रल रहेगा। अगर अट्रैक्ट और रिपेल हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, वो कितना मैग्नीट्यूड से मैग्नेट के प्रति आकर्षित या रिपल्सित हो रहा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट्स कहलाता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और ये सबसे अंतिम टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो हेडिंग लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको अगले 10 मिनट के अंदर हम 3 अलग अलग फॉर्मेट पे क्वेश्चन डालेंगे। अगर आप ये 3 को समझ गए तो भी दिलाते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आप खुद से निकाल सकते हैं। सभी में कुछ बातें कॉमन है, जैसे जब भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बोलते हैं तो ये प्रॉपर्टीज हमेशा सेंट्रल एटम से रिलेटेड होता है। सेंट्रल एटम हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए सबसे पहला सवाल आपसे किसी एग्जाम में पूछेगा, जैसे ये निकल +2 है, ठीक है ना, निकल का आयंस है। आपसे पूछा कि इसकी जानकारियां, जैसे इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये कितने लोगों से रिलेशन बना सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसा है। ऐसे किसी भी सवाल के लिए जब निकल +2 की हमसे कोई जानकारी पूछ रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट सबसे पहले न्यूट्रल रहता है फिर आयंस बनता है। जब हमको कोई निकल +2 के बारे में पूछे तो सबसे पहले इसके न्यूट्रल एलिमेंट्स के पास जाएंगे। निकल +2 का न्यूट्रल एलिमेंट्स कौन है? निकल। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 28 इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। उम्मीद है ये सभी को लिखना आता होगा। अगर आप में से अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं में से कोई एक होगा। 1s के बाद कौन आता है? 2s 3s 3p 4s 3d। ठीक है, s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2, s में 2, s में 2, p में अधिकतम 6। यहाँ पे एक छूट गया है, 6 छूट गया है। 1s2 2s2 2p6 2p के बाद कौन आता है? 3s 3p 4s में फिर 2 और d यहां तक सभी में कॉमन रहेगा। ठीक है ना, d में 1 से 10 के बीच में कोई होगा। जैसे अभी हमको निकल 28 भरना था ना, तो 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 20। हमको भरना था 28, तो डी में अब कितना जाएगा? 8। डी में अधिकतम कितना रह सकता है? 10। हमको कितना भरना था? 8। अब हम निकल +2 के पास जाएंगे। निकल +2 का मतलब होता है इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। +2 का मतलब निकल अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी बाहरी कक्षा से, किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 28 में से 2 निकल जाएगा, अब कितना बचेगा? 26। तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी निकलता है तो आउटर मोस्ट सेल से।
इसमें सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन है? ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, यही सबसे लास्ट ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकालेंगे? सबसे आउटर मोस्ट सेल से, जो सबसे बाहरी होगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए? निकाल दिए। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो निकल का है, हमको बनाना है निकल +2 का। तो सबसे पहले हम निकल का बनाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहां से? आउटर मोस्ट सेल से। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 3d8 और 4s इसका क्या हो गया? खाली हो गया। ठीक है, 4s सब कितना हो गया? 0। 2 इलेक्ट्रॉन्स था, दोनों हम निकाल लिए। अब अगला काम क्या है कि जो सेल कंप्लीट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये सभी सेल कंप्लीट है तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो इनकम्प्लीट है उसी से हमारा आगे का सारा काम होना है। तो हमारा जो सबसे इनकम्प्लीट ऑर्बिट है वो है ये वाला ऑर्बिट इनकम्प्लीट है। सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर निकल +2 का। उसके बाद हमको देखना है कि कौन सा सेल इनकम्प्लीट है। तो ये 3d, डी के पास कितने ऑर्बिट होते हैं या सेल होता है? 5। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 10। और एक सेल में कितने रहते हैं? 2। तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए? 2। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसा रह गया है? अनपेयर्ड। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया है? अनपेयर्ड। तो अगर आपको किसी भी मेटल का प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना है, जो मेटल होगा वो डी ब्लॉक का होगा, जैसे निकल +2 डी ब्लॉक का एलिमेंट्स था, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ठीक है, और उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तो जो मेटल आएगा पहले उसका न्यूट्रल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर कि बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर कॉन्फ़िगरेशन लिखना। के बाद जो सबसे लास्ट सेल होगा जो इनकम्प्लीट होगा के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना। जैसे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। अभी बहुत सारी बातें और भी बाकी है। आप सबसे पहला काम इतना लिखिए। अब अगला हमारा जो काम है वो क्या है? अगर कोई कंपाउंड, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें मेटल अकेला हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट करना। अगला जो अब आपसे सवाल पूछेगा वो है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री क्या होगा? तो अगर मेटल अकेला है, ठीक है ना, वो किसी लिगेंड से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब सेंट्रल एटम अगर अकेला है और किसी लिगेंड के साथ नहीं है तो उसका कोई भी ज्योमेट्री नहीं होगा। सिंगल सेंट्रल एटम विदाउट लिगेंड्स डू नॉट फॉर्म्स एनी ज्योमेट्री। अच्छा ना, एनी सेंट्रल एटम ज्योमेट्री ऐसे लिखिए, सेंट्रल एटम डू नॉट शो एनी ज्योमेट्री एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। है ना, अगर कोई सेंट्रल एटम अकेला है तो कभी भी कोई ज्योमेट्री नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है रिलेशन।
कि कितने लिगेंड से रिलेशन बनाया है। तो चूंकि सेंट्रल एटम अकेला है और इसके पास एक भी लिगेंड्स नहीं है, तो ना ही ये ज्योमेट्री बना सकता है ना ही रिलेशन बना सकता है। ज्योमेट्री बनाने के लिए भी शर्त है कि उसके पास कम से कम लिगेंड्स एक आध हो। इसके पास एक भी लिगेंड्स भी नहीं था। अगर लिगेंड्स नहीं है तो इसका मतलब ये किसी से रिलेशन भी नहीं बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, मतलब इसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, या पूरा भी लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लिगेंड्स डू नॉट पॉसिबल। अगर कि ऐसे आपको इतना बातें नहीं लिखना है, इस पहले वाले में भी आप इतना लिखे या नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं, बात बराबर है। कोई सेंट्रल एटम जब अकेला होता है तो ना ही ज्योमेट्री कंटेन्स करता है ना ही हाइब्रिडाइजेशन। अगली जो प्रॉपर्टी होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो अभी हम लोग ज्योमेट्री में देखे थे, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, दो। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, दो, एक और एक, दो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया। अगर कोई मेटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है या कोई भी एलिमेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इसका मतलब होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। मैग्नेट के प्रति वो हमेशा आकर्षण रखेगा। समझ में आया। तो अगला जो पॉइंट होगा कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, आप लिख लिए। एक एक कर कर हम सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। ज्योमेट्री कैसा होगा, कोई ज्योमेट्री नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लिगेंड्स ही नहीं है तो रिलेशन किससे बनाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दो। अगला मैग्नेटिक नेचर। इस कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। मैग्नेटिक नेचर का मतलब है जो दिया हुआ हमारा एलिमेंट्स है वो किस तरह का मेटल के अगेंस्ट बिहेवियर रखता है। क्या वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है या न्यूट्रल रहता है। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमेशा मैग्नेट के प्रति क्या होगा, अट्रैक्ट करता है। सेंट्रल एटम contains two unpaired electrons two unpaired electrons must be paramagnetic in nature। अगर कोई मेटल, कोई सेंट्रल एटम, कोई एलिमेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इसका मतलब होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक substance always attracts towards the magnetic field। यानी जो निकल प्लस टू है, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा।
मतलब वो मैग्नेट के प्रति आकर्षण रखेगा। अब अगला सवाल होगा कि अगर ये आकर्षण रखता है तो कितने मैग्नीट्यूड से रखता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल था कि निकल +2 हमको कोई दिया, हम अभी तक उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके हैं, ज्योमेट्री पता कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर चुके हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या पता कर चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट्स अगला हमारा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होगा, कितने मैग्नीट्यूड से ये मैग्नेट के प्रति। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है रूट अंडर n+2 Bm, वेयर n इक्वल टू होता है, वेयर n इक्वल टू होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Bm। अगला जो वर्ड है Bm, Bm यूनिट होता है, इसका पूरा नाम होता है बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू रूट अंडर n+2 Bm। n यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। निकल +2 का आप मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालो। निकल +2 का अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल +2 के पास अभी देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2 2, ठीक है ना। तो 2 2 4 4 गुना 2 8, 8 का रूट कितना होता है, √8, 2√2, ठीक है ना। और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, तो ये कितना हो गया 8.2 Bm। यानी जो निकल है वो निकल +2 जो है कितने का मैग्नीट्यूड रखेगा मैग्नेटिक मोमेंट का, 2.828 बोर मैग्नेटॉन का। इस तरह से हम कई बातें अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं निकल +2 के बारे में। बातों को फिर से दोहराते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, के बाद क्या निकाले, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है का नेचर, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होगा, और सबसे अंतिम में आपसे पूछेगा जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हो गया होगा, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब सबसे लास्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो चार्ज प्रेजेंट होता है किस पे, सेंट्रल एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि निकल किस रूप में है, निकल +2 के रूप में। तो निकल पे जो चार्ज है वो कितना का है, +2 का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का होगा, +2 का। लिख लो ये क्या होता है, वेरिएबल चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। जैसे एग्जाम्पल हमारा जो क्वेश्चन में निकल किस रूप में है, +2 के रूप में। ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में बस लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो गया, +2। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का है, +2। अभी ये पहला एग्जाम्पल था। अब तीन आपको हम सबसे पहले वैरायटी बताएंगे जब सेंट्रल मेटल अकेला हो तब, जैसे ये। अब जब सेंट्रल एटम किसी लिगेंड के साथ आएगा, जब सेंट्रल एटम किसी लिगेंड्स के साथ आता है तब क्या करते हैं।
आप सभी कोई लंबी सांस लीजिए, एकदम रिलैक्स होइए। ये जो पहला था ना वो बहुत ही आसान था, जब सेंट्रल मेटल अकेला होता है तब। अब जब वो लिगेंड्स के साथ आएगा, लिगेंड्स का मतलब, लिगेंड्स के साथ आने का क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम ये है, ठीक है ना, सेंट्रल एटम किसी आदमी की तरह होता है, लग रहा है ये कोई आदमी है, कितने से रिलेशन बना है, 4 से। एक निकल कितने क्लोरीन से जुड़ा है, 4 से, ठीक है ना। तो इसको सेंट्रल एटम कहते हैं, निकल सेंट्रल एटम, और क्लोरीन क्या हो गया, लिगेंड्स। सेंट्रल एटम जिससे रिलेशन बनाता है ना उसको लिगेंड्स कहते हैं। अब सबसे पहला काम है, फिर से हमको सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना है, जैसे इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, ज्योमेट्री कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, मैग्नेटिक नेचर कैसा है। तो शुरुआत फिर से हम करते हैं, जब अगर कोई सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ आए तो सबसे पहला काम है सेंट्रल एटम पे चार्ज कैलकुलेट करना। कैसे, तो इसको x मान लिया, क्लोरीन पे हमेशा कितना चार्ज होता है, -1, निकल को x मान लिया, हमको निकल पे चार्ज कैलकुलेट करना है, क्लोरीन पे हमेशा -1 कितने बार है, 4 बार, इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 4, यानी निकल पे जो चार्ज आ गया वो कितने का हो गया, +2, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल Cl4-2। निकल कहाँ पे है, निकल Cl4-2 के साथ है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का हो गया, +2 का, ठीक है ना। पिछले बार डायरेक्ट दिया हुआ था, निकल पे +2 चार्ज था, इस बार निकल के साथ कोई चार्ज नहीं था, तो हम इसको x मान लिए। क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे हमेशा कितना चार्ज होता है, -1, ये कितने बार है, 4 बार। ओवरऑल कंपाउंड में कितने का चार्ज है, -2 का, तो -2 और इधर गया तो +4, इस तरह से निकल पे कितने का चार्ज आ गया, +2 का, ठीक है। आप यहां तक लिखे। अब हमारा जो अगला काम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ना तो सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगला, तो मेरा निकल फिर से किस तरह है, सेंट्रल एटम निकल +2 के रूप में। फिर से जब भी हमको अगला सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे ना तो हम उसके सेंट्रल एटम का निकालते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, लिगेंड से कोई लेना देना हमारा नहीं होता है। सारा प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम पे। तो अगर कोई इस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो हम किसके पास जाएंगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम फिर से मेरा किस रूप में है, निकल +2 के रूप में, ठीक है ना। तो फिर से जैसा आपको कभी भी किसी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो ना तो पहले उसके न्यूट्रल एलिमेंट्स का लिखेंगे, जैसा कि पिछले बार में किए थे। जानबूझकर हम सिमिलर टाइप का दिए थे क्योंकि अभी आप बनाए हैं। तो फिर से निकल 28 हमको बनाना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। फिर हम किसके पास जाएंगे, निकल +2 के पास। तो 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अब हमारे पास 26 है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलता है, आउटर मोस्ट सेल से। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल मेरा 4th ऑर्बिट है, यहीं से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इसके पास क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 8 और 4s मेरा क्या हो गया, खाली हो गया, सही है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो।
लिखते जाइए आप। और जो एक चीज बताए थे वो भी कर ही दीजिए साथ में। ये सब जो फुलफिल्ड है हमको उससे लेना देना नहीं है। जो इनकम्प्लीट सेल है, मेरा इनकम्प्लीट सेल कौन है? मेरा इनकम्प्लीट सेल कौन है? ये वाला। ठीक है ना, इसके बारे में आप लिख दीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। निकल +2। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से निकालना है? बाहरी कक्षा से। के बाद जो सेल इनकम्प्लीट रह गया उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपको दिखाना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज को निकालना आज हम लोग सीख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो निकल है वो अकेला नहीं है, 4 क्लोरीन के साथ आया है। अगर निकल अकेला रहता तो केवल निकल होता, लेकिन ये 4 क्लोरीन के साथ जुड़ने के चक्कर में +2 हुआ है ना। निकल अगर अकेला रहता तो निकल रहता, 4 क्लोरीन के साथ जुड़ने के चक्कर में वो 2 इलेक्ट्रॉन लुटाया है, लेकिन 4 लिगेंड से रिलेशन भी बनाया है। लिगेंड्स तब रिलेशन बनाता है किसी सेंट्रल एटम से जब उसको क्या होता है, लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब जो हमारा अगला काम है वो है कि निकल कितने क्लोरीन से जुड़ा हुआ है? 4। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई सेंट्रल एटम किसी लिगेंड्स के साथ गया है ना तो उसका पक्का कोई हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वो किसी से रिलेशन बनाया है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कितने से रिलेशन बनाया है? 4 लिगेंड से। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एटम relation between central atom and ligands। लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में कैसा रिलेशन है? तो एक सेंट्रल एटम कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है? 4। आपको ध्यान रखना है कि जो लिगेंड्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर कर आता है। एक लिगेंड्स अगर सेंट्रल एटम से जुड़ रहा है ना तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर जुड़ रहा है, अगर वो मोनोवैलेंट है तो। कि क्लोरीन है ना, मोनोवैलेंट है। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। एक निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप देखिए निकल +2 का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s0। ठीक है ना। अगर 4s0 है ना तो इसका मतलब होता है इसका अगला ऑर्बिट क्या है? 4p भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। उसके आगे का सभी सेल क्या होगा? खाली होगा। अब यहां तक तो सभी सेल मेरा क्या है? यहां तक सभी सेल मेरा फुलफिल्ड है। यहां के बाद क्या हो रहा है कि जो डी का सेल है वो इनकम्प्लीट है। डी का सेल 5 सेल रखा था जिसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसके बाद 4s भी मेरा खाली है और 4p भी खाली है, ठीक है ना। सेंट्रल एटम अपने इन खाली सेल का यूज करेगा कैसे, ये 4 लिगेंड से रिलेशन बनाया है, ये था निकल यहां तक, लेकिन जैसे ही निकल 4 क्लोरीन से जुड़ेगा, ठीक है ना, और निकल Cl4-2 बनाएगा। यहां तक निकल अकेला था, लेकिन जैसे ही वो 4 क्लोरीन से जुड़ता है, इसका मतलब एक निकल 4 क्लोरीन से रिलेशन बनाया है, और एक क्लोरीन से कैसे रिलेशन बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर। तो अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां तक ये पूरा फुलफिल्ड था। अब ये देखो क्या करेगा, ये सेल किसका था, निकल का। ध्यान से, अभी कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो। ये सेल किसका था, निकल का, जिसके पास इसमें 2 अनपेयर्ड था और बाकी का आगे का 2 सेल खाली पड़ा हुआ था। जब एक क्लोरीन आएगा ना, जब एक क्लोरीन आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। जब निकल 4 क्लोरीन से रिलेशन बनाया होगा ना, तो एक से कितना इलेक्ट्रॉन लेकर, 2। तो पहला क्लोरीन को ये इस सेल में जगह देगा। पहला क्लोरीन कहां गया, निकल के इस ऑर्बिट में 4s में। एक क्लोरीन आया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, अभी भी 3 को बाकी है। दूसरा क्लोरीन कहां आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। तीसरा क्लोरीन यहां और चौथा क्लोरीन यहां। इस घटना को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये ऑर्बिट किसका था, सेल किसका था, निकल का। इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है, क्लोरीन का। निकल क्लोरीन से रिलेशन बनाने के लिए क्या शर्त रखता है कि तुम 2-2 इलेक्ट्रॉन हमको दो। तो निकल को खाली जगह होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए। तो पहले ही से उसका यहां तक 3D सेल क्या था, ब्लॉक था, ठीक है ना। इसके लास्ट 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। अब एक क्लोरीन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, यहां पे तो जगह खाली था नहीं, तो मेरा 4s खाली था और 4p खाली है। तो एक क्लोरीन को यहां और 3 क्लोरीन को कहां जगह दिया, यहां। इस तरह से अब ये 3D8 हो गया, ये 4s2 हो गया और ये 4p6 हो, ठीक है। इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस घटना को जो यहां से यहां तक हुआ है, इस घटना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब 2 लोग आपस में रिलेशन बनाता है, ऑर्बिट किसका है, निकल का, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होकर किस में आ रहा है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होकर इनके ऑर्बिट्स में आ रहा है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा है हाइब्रिडाइजेशन, तो इस रिलेशन में s का कितना सेल पार्टिसिपेट किया है, 1। अब p का कितना सेल पार्टिसिपेट किया है, 3। इस हाइब्रिडाइजेशन में s का 1 सेल पार्टिसिपेट किया है और p का कितना पार्टिसिपेट किया है, 3, ठीक है ना। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, जिन सेल में कोई अगला अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये सेल था निकल का और इलेक्ट्रॉन्स किसका है, क्लोरीन का। किस तरह, पहला क्लोरीन कहां गया, s सेल में, और 3 क्लोरीन कहां गया है, p सेल में। हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन में s का 1 सेल पार्टिसिपेट कर रहा है और p का 3, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। तो अगला हमारा था टॉपिक कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। देखिए इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट हो चुका है कि निकल Cl4 NiCl4-2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब अगला, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, इस कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसा होगी। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है कि हमारा रिलेशन कितने लोगों से है। यहां पे हमारा रिलेशन कितने से है, एक निकल कर रिलेशन कितने से है, 4 से, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, s का कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 1, और p का कितना, 3, 3 और 1 4।
sp3 जो ये अभी क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या करता है, रिलेशन को बताता है, जिसमें s का एक रिलेशन में गया है और p का कितने सेल गया है, 3, यानी 4 से। जब कभी भी कोई सेंट्रल एटम 4 से रिलेशन रखता हो और sp3 रखता हो हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री लिखिए, ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, अगर कभी भी अगर कभी भी सेंट्रल एटम किसी 4 से रिलेशन रखे और हाइब्रिडाइजेशन क्या रखे, sp3, इसकी ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल। m कोई सेंट्रल एटम है और ये 4 से रिलेशन बना रहा है, तो लिगेंड्स 1 यहाँ पे जाएगा, लिगेंड्स 2 यहाँ पे, लिगेंड्स 3 यहाँ पे, लिगेंड्स 4 यहाँ पे, और इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 9 डिग्री 28 मिनट। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल कितने का हो गया, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। m यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम, और l क्या है, लिगेंड्स। तो कभी भी जब कोई सेंट्रल एटम किसी 4 से रिलेशन बनाएगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कैसा रिलेशन रखा है, sp3। जब कभी भी सेंट्रल एटम 4 से रिलेशन बनाए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अब अपने जो गिवन कंपाउंड था ना, यहाँ पे अब निकल रखो और चारों जगह क्लोरीन को रख दो, तो NiCl4 का ज्योमेट्री मिल जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए था कि जब एक आदमी 4 से रिलेशन बनाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब ज्योमेट्री बनाइए। NiCl4 का यहां निकल रखो और चारों जगह क्या रखो, क्लोरीन। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लो और बाहर में -2 लिख दो। अब जो हमारा अगला काम है वो है यहाँ पे निकल रखना। बीच में हमारा क्या था, निकल। ये कितने क्लोरीन से जुड़ रहा है, 4 से, तो एक क्लोरीन को यहाँ, दूसरे को यहाँ, थर्ड को यहाँ और फोर्थ को यहाँ रख दीजिए। और इस तरह से आप ज्योमेट्री दिखाइए। कंपाउंड पे ओवरऑल कितने का चार्ज था, -2 का। आपसे कोई पूछा कि निकल का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। निकल पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो अगला जो प्रॉपर्टी है ना, किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि NiCl4 में निकल कितने का बॉन्ड एंगल बना रहा होगा, तो 109 डिग्री 28 मिनट का। अगला नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, अब आपको बहुत इजी है। फिर से इस कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, तो चूंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये पैरा मैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक नेचर, कंपाउंड contains 2 unpaired paired electrons. Therefore, it must be
पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब बता चुके हैं, ऐसे कंपाउंड जो मैग्नेट के प्रति क्या हो, आकर्षित हो, अट्रैक्शन रखता हो। अगला कोई पूछा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू क्या होगा, तो म्यू इक्वल टू अभी बताए हैं n2n+2 4 मैग्नेटॉन। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड 2 है, तो 2 n यहाँ क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो 2√2 इंटू 1.414। फिर से इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट कितने का होगा, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दो ही अंतर था, वो बिना लिगेंड्स के साथ था तो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन उसका नहीं था। जब लिगेंड्स के साथ आता है ना तो उसकी ज्योमेट्री बढ़ जाती है और हाइब्रिडाइजेशन बढ़ चुका होता है। उम्मीद है सबका हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट वैरायटी होगा। और आप सभी को उम्मीद दिलाते हैं अगर ये लास्ट वैरायटी समझ लिए, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रॉपर्टीज खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एक और एग्जांपल, 3 केसेस होता है। पहले केस में जब सेंट्रल मेटल अकेला होता है, दूसरा केस जब वो लिगेंड्स के साथ आएगा, और तीसरा केस जब वो रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, अगले क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रीअरेंजमेंट किस तरह से करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट आप अच्छे विश्वास के साथ एक बार सुनिए। इधर देखो, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अब फिर से सारी बातें उसी तरह है। इस बार जो निकल है ना, कितने लोगों से रिलेशन बनाया है, 4 लोगों से। पर इस बार जो हमारा लिगेंड्स है वो क्लोरीन ना होकर कौन है, साइनाइड। आप सभी कोई बहुत ध्यान देने वाली बात, आपको देखना है कि जब हम प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं ना, तो इनमें से कोई 2 लिगेंड्स तो नहीं है ना। कौन 2 लिगेंड्स, साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या कहते हैं, कार्बोनाइल। आप सभी को ध्यान से देखिए, अगर कभी लिगेंड्स मेरा कौन हो, साइनाइड या सीओ, ठीक है ना, तो आप सतर्क हो जाइए। यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है रीअरेंजमेंट का। ये रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, रीअरेंजमेंट कॉन्सेप्ट आएगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखे कि जब क्लोरीन को आना था तो जहां जगह खाली मिला वहां जाकर बैठ गया। लेकिन हम सभी के साथ 2 सिचुएशन होते हैं, अगर पहले से कोई बैठा हुआ है, कोई पार्टी हो रही है, पहले से बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जहां जगह मिला उधर जाकर चुपचाप बैठ गया। एक और होता है जिसको पंगा लेने का आदत होता है, कोई पहले से बैठा हुआ है, मान लीजिए सोफा पे पहले से कोई बैठा हुआ है, चलो उठो हम बैठेंगे, तुम जाकर उधर बैठ जाओ, कुछ इस तरह का। उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि जहां जगह खाली है वहां जाकर बैठ जाए, नहीं। ये जो दूसरा किस्म का आदमी है वो है साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो यहाँ पे साइनो और कार्बोनाइल कहलाता है। ये जब भी आता है ना, तो जहां जगह खाली होगा वहां बिल्कुल नहीं बैठेगा, किसी से पंगा लेगा। पंगा लेने का मतलब क्या है, तो शुरुआत करते हैं। इस कंपाउंड की खासियत क्या है कि जब कभी भी सेंट्रल एटम इन 2 लिगेंड्स के साथ आएगा ना, तो कुछ खतरा है। खतरा क्या है, रीअरेंजमेंट का आपको ध्यान रखना है। क्या है रीअरेंजमेंट, एक एक कर आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले
फिर से जो आपको पहला प्रॉपर्टीज होगा सेंट्रल एटम पे चार्ज कैलकुलेट करना। पहला काम क्या है, सेंट्रल एटम पे चार्ज कैलकुलेट करना। तो निकल पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो x मान लिए। साइनाइड, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1, तो -1 इंटू 4 इक्वल टू -2। इस तरह से फिर से निकल पे जो मेरा चार्ज आ गया वो +2 है। हम जानबूझकर बार बार निकल का एग्जांपल ले रहे हैं कि आप तीन सिचुएशन को अच्छे से पहले समझ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी आ गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई पूछा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है हमारा, कितना होगा, +2 का। दूसरा काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना, तो वो भी आप करना सीख चुके हैं। अगला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको बार बार बता चुके हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तो सबसे पहले न्यूट्रल का बनाओ। तो न्यूट्रल कौन है, निकल, ठीक है ना। ये तो चार साइनाइड के साथ जुड़ने के चक्कर में +2 हो गया है। ऐसे ये निकल था, तो निकल था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 28 था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 था। जब ये निकल +2 बना तो ये क्या किया, फिर से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। आपको बार बार एग्जाम्पल में हम निकल इसलिए ले रहे हैं कि पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ जाए, और बार बार एक ही चीज रिपीट होगा ना तो ये उम्मीद है कि आपके दिमाग तक ज्यादा पहुंचेगा। तो अगर निकल की जगह कोई और भी होता तो हम इसी तरह आगे काम करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2p6 3s2 3p6 3d8 4s इसका खाली हो गया, 4p भी खाली है, आगे का सभी सेल खाली है। कितना लिखते रहेंगे। आपको एक चीज और बता है कि जो सेल इनकम्प्लीट रहे, जो सेल पूरा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सभी सेल कंप्लीट थे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा डी है वो इनकम्प्लीट है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, डी के पास 8, तो 2 इसमें 6 हो गया, 7 और 8, 4s खाली है और 4 भी खाली है। के बाद अगला टॉपिक क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन करेगा ये, तो आप पहले इतना लिखिए। अब आपको बताएंगे उस पंगे, जो पंगे लेने की बात। अब अगला काम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब निकल को 4 साइनाइड से जुड़ना है। एक साइनाइड पे -1 चार्ज है, -1 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आया होगा, और अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, निकल को। एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, 2, और इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, निकल को। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे करें। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है सेंट्रल एटम और लिगेंड्स का रिलेशन। अगला काम क्या है, सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के रिलेशन को दिखाना। एक जो निकल है 4 साइनाइड को लेकर आता है, तो अभी तक निकल की स्थिति ये है, निकल जब +2 था, निकल जब +2 था तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s0 4p भी। सही है, यहां तक था। अब देखो ये सेल तो कंप्लीट है, हमको कोई लेना देना नहीं है। डी के पास, डी के पास 5 सेल है, में दो 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 इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 4s खाली है और 4p खाली है। ठीक है ना? ये देखो ऐसे था ना, ये 3d 8 है, 4s 0 है और 4p 0 था। कब तक? कब तक? जब निकल केवल +2 था। लेकिन जब अब 4 साइनाइड से जुड़ेगा, निकल जब 4 साइनाइड से रिलेशन बनाएगा, अब निकल जब 4 साइनाइड से रिलेशन बनाएगा, इनके ऑर्बिट में किसको आना है? साइनाइड को। तो साइनाइड के पास ऑप्शन है, 4 को साइनाइड को आना था, एक साइनाइड यहां आ जाता, एक यहां, एक यहां, एक यहां। जैसे कि अभी पार्टी में बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना? पिछले बार जब क्लोरीन आया तो चुपचाप से जो जगह खाली था वहां जाकर बैठ गया। लेकिन आपको जैसा कि बताया ना, ये साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आएगा तो बिना पंगा लिए इसको बर्दाश्त नहीं है। ये जो सीट खाली होगा वहां जरूर नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा? किसी से पंगा लेगा। अब पंगा भी किससे लेगा? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो अकेला अकेला बैठा है। इसकी प्रॉब्लम है। ये आते ही ज्ञान देना शुरू किया, अरे भाई तुम एक सीट पे जब 2 लोग बैठ सकता है तो तुम दोनों अकेले अकेले क्यों बैठे हो? एक सीट में मतलब एक सेल में 2 लोग बैठ सकता है, तो डाटा कि भाई तुम दोनों अकेले अकेले क्यों हो? चलो दोनों एक साथ बैठो। इसको क्या किया? पहले इसको पीछे ठेला, जाओ इसके साथ जाओ। इसी घटना को क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट। जैसे इसके बाद अगले स्टेप में 4 साइनाइड को आना था, तो साइनाइड आने के पहले क्या करता है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको पेयर्ड करता है, मतलब उसको खाली सीट बर्दाश्त नहीं, वो खाली जगह पे नहीं आकर बैठेगा, पहले लोगों से पंगा लेगा। चलो पीछे चलो, और पीछे कर कर ये जो घटना कहलाती है रीअरेंजमेंट कहलाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेल करता है। इस तरह से अब जो मेरे पास निकल का ऑर्बिट कुछ इस तरह से दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहा गया, ये अभी भी ये 3d 8 है, सही है, अभी भी ये 3d 8 है। पर क्या किया, ये जो जो खाली बैठा था ना अकेला अकेला, उसको क्या कर दिया? पेयर्ड कर दिया। आगे का सेल अभी भी खाली है, आगे का सेल अभी भी खाली है, तो खाली रहने दो। अब इसमें कौन आएगा? साइनाइड। साइनाइड आने के पहले क्या किया? रीअरेंजमेंट, जो अकेले था ना उसको पेयर्ड कर दिया। अब जहां से जगह फिर खाली हुआ वहां से आना शुरू करेगा। पहला साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें आ गया, पहला साइनाइड कहाँ गया? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। दूसरा साइनाइड यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ आया। ये सेल किसका था? निकल का। अब इलेक्ट्रॉन्स किसका आ रहा है? साइनाइड का। इस घटना को क्या बताते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यहां से यहां क्या हुआ? तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब आपसे पूछेगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में ये सेल किसका पार्टिसिपेट हुआ है? डी का। डी का कितना सेल पार्टिसिपेट हुआ? 1। एस का कितना हुआ है? 1। अब पी का कितना हुआ है? 2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? DsP2। आप सभी कोई पूरे विश्वास के साथ पढ़िए, बहुत ही आसानी ढंग से आप सीख सकते हैं। ये अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब ये क्या हो चुका है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब ये 3D10 हो चुका है, ये 4s2 हो चुका है, और ये 4p6 हो चुका है। जो ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके हैं? निकल के। और जो ग्रीन कलर से आपको इसमें कलर जो इलेक्ट्रॉन्स का दिख रहा है वो किसका है? साइनाइड का। सॉरी 4, हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा,
4p4। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? डी का एक, एस का एक और पी का कितना पार्टिसिपेट किया है? 2। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर दिखाएंगे। निकल जब 4 साइनाइड से जुड़ता है, NiCN4-2 का हाइब्रिडाइजेशन आपको इस तरह से किसी एग्जाम में निकाल कर दिखाना है। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? DsP2। इस बार भी जो सेंट्रल एटम है 4 से रिलेशन बना रहा है, ठीक है ना? देखो, 1 2 और 2, 4। डी का एक, एस का एक और पी का 2। अभी भी ये 4 लोगों से रिलेशन बना रहा है, यानी सेंट्रल एटम 4 से 2 तरह से रिलेशन बना सकता है। पिछले बार में sp3 था और इस बार क्या है? DsP2। जब कोई सेंट्रल एटम 4 से रिलेशन बनाता है तो 2 तरह की वो ज्योमेट्री बनाता है, या तो sp3 तो टेट्राहेड्रल, और जब DsP2 बनाएगा तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। तो पहले आप यहां तक पहुंचिए, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा ज्योमेट्री। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। आपको बस 2 बातों का ख्याल रखना है कि जब लिगेंड्स साइनाइड हो और कार्बोनाइल हो तो आपको सतर्क रहना है। क्या सतर्क रहना है? कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो ना उसको पेयर्ड करवा देना, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करवाना। हाइब्रिडाइजेशन के पहले रीअरेंजमेंट करना ना भूलिएगा, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। अगला है हमारा काम, नेक्स्ट काम है ज्योमेट्री बताना। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी होगी? देखिए, इन केस ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? DsP2, देन स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री विल फॉर्म। स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री विल फॉर्म। जब जब सेंट्रल एटम जब सेंट्रल एटम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनता है। तो मतलब होता है M कोई सेंट्रल एटम है, पहला लिगेंड्स को आपको यहां रखना है, दूसरे लिगेंड्स को यहां, दूसरे लिगेंड्स को यहां पे रखना है, तीसरे लिगेंड्स को यहां पे, और चौथे लिगेंड्स को यहां पे। इस ज्योमेट्री का नाम होता है स्क्वायर प्लानर। और बॉन्ड एंगल कितने का होगा? तो 90 डिग्री। 360 को हम 4 में डिवाइड कर रहे हैं तो 90 डिग्री प्रत्येक को मिलेगा। DsP ज्योमेट्री का नाम होगा स्क्वायर प्लानर। बॉन्ड एंगल कितने का होगा? सभी बातें आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये 3 सिचुएशन के अलावे चौथा कोई सिचुएशन है ही नहीं। अब आपको केवल इसके बाद प्रैक्टिस करना है। जब केवल सेंट्रल एटम हो तो, जब वो लिगेंड्स के साथ किसी नॉर्मल लिगेंड्स के साथ हो तो, और जब साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आए तो। अब आप यहाँ पे क्या रखिए? निकल, और चारों जगह पे क्या रखिए? साइनाइड, और ज्योमेट्री बनाओ। NiCN4 की ज्योमेट्री बनाओ। निकल को यहाँ और चारों साइनाइड को यहाँ पे रखो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दो और बाहर में -2 लिख दो। अब आपको क्या करना है? निकल को यहाँ रखना है, 4 साइनाइड है हमारा, 2 3 और 4, है ना? देखिए,
जिधर से बॉन्ड जुड़ता है उधर से पढ़ते हैं, इसको एनसी नहीं पढ़ेंगे, इधर से पढ़ते हैं, अच्छा ना। जिधर से बॉन्ड जुड़ा है, बॉन्ड किसके साथ जुड़ा है, कार्बन, तो सीएन पढ़ेंगे ना कि एनसी। सीएन 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 और -2। इस तरह से NiCN4 की जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लानर आ चुका है। और कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DSP। अगला मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालिए और मैग्नेटिक नेचर। अगला काम है मैग्नेटिक नेचर निकालना। स्टूडेंट की जो सबसे पहली जरूरत है ना वो उसकी गंभीरता होती है। इस तरह से भी समय बीत रहा है ना क्लास में, केवल फालतू बातें, हंसी मजाक, वो बहुत गलत है। इस मायने में ना, क्या पता हम कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बच्चों को मनोरंजन चाहिए, ये सही नहीं है। थोड़ी गंभीरता के साथ है ना आप पढ़ाई कीजिए। निकल 4 साइनाइड के साथ जुड़ा है, तो अभी हम लोग निकाले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DSP2। DSP2 में जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लानर है। अगला मैग्नेटिक नेचर, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, तो कंपाउंड के पास अब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इधर देखिए, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था, देखिए सब अब पेयर्ड हो गया है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको तो अनपेयर्ड करवा दिए, अब कोई है क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है ये मैग्नेट से रिपेल करेगा। जब हम इसको मैग्नेट के पास ले जाएंगे ना तो ये मैग्नेट से क्या करेगा, रिपेल, खुद को दूर हटाने की कोशिश करेगा। सिंस कंपाउंड डू नॉट contains paired electrons, since compound do not contains unpaired electrons, therefore must be diamagnetic in nature। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ये मैग्नेट के सामने ये जो सब्सटेंस होगा ना रिपल्शन रखता होगा। रिपल्शन एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के सामने ये कंपाउंड क्या करेगा, रिपल्शन रखता होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, एन है ही नहीं इसके पास, तो क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, 0। अगला इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स निकाल लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट्स म्यू इक्वल टू क्या होता है, n/n+2। तो n क्या है, 0 है, इसलिए म्यू भी क्या होगा, 0। इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स कितना हो जाएगा, 0। उम्मीद है आप सबको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। पहला केस था जब सेंट्रल एटम अकेले है, जब सेंट्रल एटम इन केस ऑफ किसी भी लिगेंड के साथ हो तब, और जब लिगेंड्स दो स्पेशल हो, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल या साइनाइड हो। इस केस में आपको क्या ख्याल रखना है, रीअरेंजमेंट का। आप ये 3 बातों का ख्याल रखिए,
और दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिसका आप प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।